हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस की चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार हर साल इससे क्वेश्चन आते जाते हैं, तो इस चैप्टर को आपको सीरियसली पढ़ना है। लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। दो फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, और फो जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है, जो एनिमी है ना, उसको बोल सकते हैं आप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड है या फिर क्या है, ये हमारे एनिमी है। तो ये दोनों तरह से वर्क करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके फ्रेंड होते हैं, कुछ आपके एनिमी भी होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए, मेरे पढ़ाने का जो इसमें जो हम इसमें जो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो डिटेल वाली बना रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगी, लेकिन अभी जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको जो है वो कोई भी चीज़ कोई भी जो लाइन है वो आपकी छूटे नहीं। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी के हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें देखो क्या लिखा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा है यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम जो है बहुत टाइप के देखो हमारे आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। कह रहे हैं कि however there are other living organisms around us which we cannot see with the eyes alone। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी सिर्फ आंखों से, मतलब हम बोल रहे हैं कि आंखों, सिर्फ आंख, मतलब आपको कोई भी और डिवाइस यूज नहीं करना, तो हम अपनी जो नेक्ड आइज हैं उनसे हम नहीं देख पाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या फिर माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब जो है वो एक ही बात है, ठीक है। तो जो हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं अपनी नेक्ड आई से, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहना, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का टाइम होता है तो उस समय ब्रेड के ऊपर क्या होती है, फफूंदी, मतलब क्या हो जाता है, कुछ स्पॉइल्ड तरह का सरफेस उसकी जो आती है वो व्हाइट कलर की हो जाती है। ये कह रहा है मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड, जो आपका मॉइस्ट ब्रेड है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद अ ग्रेइश व्हाइट पैचेस। तो ग्रेइश व्हाइट पैचेस को हम क्या कहते हैं, फफूंदी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऑब्जर्व दीज पैचेस, तो ये जो पैचेस है अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखें, है ना, तो अगर हम उसको इससे देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखें तो वो हमें साफ साफ उसमें क्लियर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे जो हमें वहां दिख रहे हैं, ठीक है। यू विल सी टिनी, तो यहाँ क्या होगा, आप टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आप छोटा छोटा और ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर वहां देखोगे आप। कहना कि डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर, ये किसके स्ट्रक्चर हैं, एंड वेयर डिड दीज कम, तो ये कहां से आए हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके हैं। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इतनी, मतलब बोल सकते हो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको देखेंगे, आपने देखा होगा जो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये सब क्या है, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको बोलते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो नीचे लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसमें एक्टिविटी कराई गई है कि आप जो है वो कुछ मिट्टी को लें अपने, उससे है ना, उस मिट्टी को पानी के अंदर क्या करें, घोलें, और पानी जो है वो उसका अलग निकाल लें, और बाकी पोर्शन, तो जो पानी जो छानेंगे उसके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे बीकर के अंदर उस पानी को, तो उस पानी के अंदर बहुत सारे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 करें, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब जो पॉन्ड है, तालाब है, उसके अंदर से अगर आप थोड़ा सा वाटर लें तो क्या होगा, उस वाटर के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। गॉट इट। कह रहे डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे आसपास जो घूमते हैं, क्या हम उनको देख पाते हैं, तो उनको हम जो है वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे अपनी नेक्ड आई से, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे, या फिर माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास है तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। अब करें, देखो कह रहे दीज ऑब्जर्वेशंस शोज दैट वाटर एंड सॉइल, तो यहाँ पर ये किसका था, ये सॉइल का था, और नीचे वाला एक्टिविटी जो सेकंड वाली है वो किसकी, वाटर की है, जो हमारा कहाँ से लिया गया, हमने उसको तालाब से लिया, पॉन्ड से लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं इस वाले को, तो यह कह रहे हैं कि सॉइल एंड वाटर जो है वो क्या है,
फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो टिनी टिनी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो कह रहे हैं कि हर कोई हर हर जो जो ऑर्गेनिजम्स है छोटे छोटे, हर किसी को हम माइक्रोब्स नहीं कहते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, या फिर बोल सकते हैं नेक्ड आइज, ठीक है। सिर्फ आंखों से, मतलब आपको लेंस वेंस कुछ नहीं लगाना है, विदाउट लेंस आपको नेचुरली उनको देखना है, तो आप उनको नहीं देख पाएंगे। अब यहां लिखा है सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, कह रहे हैं सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ ऐसे फंगस जिसको बोलते हैं दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो जो ग्रो कर गया, जो फफूंदी है उसको क्या बोलेंगे, फंगस बोलेंगे। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें से कुछ को तो हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे, कुछ हमारा जो है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास, नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर नहीं देख पाएंगे तो उसमें हम अच्छा वाला माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ठीक है, उससे हम देख पाएंगे। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पैराग्राफ अगर आप देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है, क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है कितने पार्ट्स में, तो बहुत सारे ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रखा है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हो गया आपका, फिर आपका फंगी हो गया, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो 4 पार्ट्स में यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगी और फिर आपका प्रोटोजोआ और फिर यहाँ पर एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 to 2.4, जो नेक्स्ट आपको स्लाइड में मिलेगा उसमें हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, उनके फोटोज भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि वायरसेस क्या है, ठीक है, वायरस क्या है। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप, जो वायरसेस हैं वो भी क्या है, माइक्रोस्कोप है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये देखो यहाँ इस पॉइंट को समझो कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये वायरस चला गया, जैसे अभी देखें कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस अगर बाहर है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा, आपके लंग्स से उनके अंदर जाएगा, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और वो कहाँ रहता है देखो, और वो कहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा, वो सेल्स के अंदर करता है, कहाँ, इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करेगा। तो वहां पर उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और वो अटैक कर जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फो, समझे, फ्रेंड्स एंड फो में आ गई ये हमारा एनिमी है। कह रहे विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर 2.5। नेक्स्ट स्लाइड में कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, देखो ये वर्ड आपको याद रखना, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स। ये जो कफ वगैरह होता है, कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस की वजह से होता है। तो कभी भी आपको कोल्ड हो, इन्फ्लुएंजा हो, जिसको फ्लू कहते हैं, या फिर जो कफ है, खांसी है, उसको, वो सब किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट करें, सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। तो पोलियो, ठीक है, यहाँ पर और क्या है, चिकन पॉक्स, तो ये भी किसकी वजह से, चिकन पॉक्स भी हमारा जो है वो वायरस की वजह से, ये भी आपके किसकी वजह से होता है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से ना, मैच द फॉलोइंग में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए सीरियसली और अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब चीजें, ठीक है। डिसीज लाइक डिसेंट्री, और तो जो आपकी डिसीजेज हैं जैसे डिसेंट्री और मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। वेरएज द टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जो टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस है, आर द बैक्टीरियल डिसीजेस, तो बैक्टीरिया की वजह से होंगी जो आपकी टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस है। यहाँ पर जो बाकी जो आपकी डिसेंट्री एंड आपकी क्या है, मलेरिया, ये आपकी जो डिसीज है वो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। You have learnt about some of these microorganisms in the class 6 और 7 में अपनी साइंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए, उन डायग्राम को आप समझ लें। नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी उसके अंदर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखो, ये क्या है, ये आपका स्पाइरल बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो 2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताएं, तो आपको बताना है कि स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए ये किसके दिए, ये एल्गी के एग्जाम्पल है। तो एल्गी में आपका ये है और एक दूसरा कौन है, स्पायरोगायरा है। पहला आपका क्या है यहाँ पर, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। तो पहला आपका क्लैमाइडोमोनास है, दूसरा क्या है आपका स्पायरोगायरा है।
ये अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो ये अमीबा है, और ये आपका क्या है, पैरामीशियम है। और अगर हम आगे देखें यहाँ पर, ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके फंगी के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपका बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, और किसके फंगी। तो जो आप फंजी हो रहे हैं, फंगी बोलो, ये ब्रेड मोल्ड और ये पेनिसिलियम एंड यहाँ पर क्या है, एस्परगिलस। ठीक है, तो एस्परगिलस और ये 3 एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, तो अब ये जो एक और एग्जाम्पल रह गया हमारा, ये किसका, वायरस। तो वायरस जो है वो हमारे कुछ इस तरह के, ठीक है, कोरोना वायरस का आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, उसका भी कुछ इस तरह से है ना। तो वहां पर बहुत सारे इस तरह के निकले हुए हैं उसमें, है ना। आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखें कोरोना वायरस का, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो वायरस हमने जो है टोटल वायरस, बैक्टीरिया, आपका प्रोटोजोआ हो गया और फंगी वगैरह, इन सब का हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वायरस जो होता है वो सेल के अंदर रहता है। कहाँ, इनसाइड द सेल। देखो ये लिखा इनसाइड द सेल्स, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। तो ये जो वायरस है वो कहाँ होगा, सेल के अंदर। जो बॉडी है, बॉडी हमारी बॉडी है या एनिमल्स की जो बॉडी है, उनके प्लांट, उसके अंदर क्या है, उसके सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से ये कहीं बॉडी, इनसाइड द बॉडी ये रहते होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें इनसाइड द बॉडी है, बाहर भी हो सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, ये क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे क्या है, सिंगल सेल्ड। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और देखो यहाँ पर अगर सिंगल सेल्ड की बात करें तो सिंगल सेल में सारे बैक्टीरिया आएंगे। कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड, या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो आपके जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर, ओके। तो सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर। तो सच एज एल्गी और फंगी, तो वो क्या है, आपके एल्गी, फंगी हो गए। कह रहे दे कैन सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत कम टेम्परेचर से लेके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जहाँ हम नहीं रह सकते। हम हॉट स्प्रिंग में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये डिजर्ट से लेके कहाँ, मार्शी लैंड तक रहते हैं। मतलब ये ज़मीन के बारे में बताया कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं। टेम्परेचर के बारे में बताया कि बहुत कम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड, कहाँ, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। ये जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडीज या एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन बी लिव अलोन। तो अमीबा जो है वो अकेले रहता है, वाइल फंगी और बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका जो अमीबा है वो सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, उसको किसी कॉलोनीज की जरूरत। कॉलोनीज का मतलब है जैसे हम लोग रहते हैं बहुत सारे, आपने देखा कि अलग अलग कोई रहता है कि एक किसी गांव में रहते होंगे या फिर शहर में, तो एक साथ एक झुंड बनाकर कॉलोनीज जो बोलते हैं, आपने शहरों में सुना होगा ये वर्ड। तो कॉलोनीज में मतलब, कॉलोनीज का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहना, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ जो है वो चल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, उस तरह से फंगी भी ऐसे ये रहते हैं, कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस का मतलब यहाँ क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हम खुद, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और हम। तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो फ्रेंड्स का रिलेशन है, और जो एक रिलेशन है एक दूसरे से, जो डिपेंडेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी जिंदगी में, मतलब बहुत सारे, सभी नहीं, कुछ तो जैसे आपका बहुत सारे वायरस, जो आपको मैंने डिसीजेज बताई थी, तो ये डिसीजेज अगर होती हैं तो इंसान को जो है वो, ये जो है वो मतलब इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारे लिए दुश्मन होगा, नहीं होगा वहाँ पे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के लिए। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल। कुछ हमारे लिए नुकसान करते हैं, कॉज्ड डिसीजेस, और उनकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं, बीमारी वगैरह जो होती है वो भी
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो कह रहे हैं चलो हम इसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड। तो यहाँ पर जो लगा देखिए कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ एज अ फो नहीं पढ़ेंगे, फो वाला है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे उसको। तो हम पहले फ्रेंड वाला पूरा यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखो किस तरह से ये हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है, वो हम इसमें बात करते हैं। तो कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। किसके लिए? जो दही बनता है, दही भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। जो ब्रेड होता है, आप ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होता है। केक जो बनता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो क्या लगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस द एजेस। कह रहे हैं कि बहुत पहले से हम जो है वो एल्कोहल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हम एल्कोहल ना बना पाए। ठीक है, तो एल्कोहल का हम दवाओं में यूज करते हैं, बहुत जगह एल्कोहल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दही के बारे में आप जान रहे हो, दही आपका ये ब्रेड हो गया, केक, तो ये तो आपने जो जनरली इनका यूज भी किया होगा बहुत ज्यादा, और इनको आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इन चीजों ये जो बन रहे हैं ये चीजें हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट, हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये चीजें विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल कहने की एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये कैसे करेंगे, जैसे द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आपका वेजिटेबल पीस जो आप जो है घर से कचरा वचरा फेंकते हैं ना, जो जाता है, जैसे घूरे पे अगर आप देखें गाँव में अगर आप बात करें तो वहां पर क्या होता है कि हम कचरा एक जगह इकट्ठा करें, धीरे 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 वो गल जाता है ना। तो वेजिटेबल्स पील्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स है ना, जैसे गोबर वगैरह है ना, काउडंग, तो यहाँ पर फेसेस, तो ये सारी चीजें आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस कचड़े के अंदर जाएगा और उसको ब्रेक करेगा, खाएगा, और वहां पर वो पट्टी वट्टी करेगा जो भी है ना, तो वहां पर क्या करेगा, वो उसको ब्रोक कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में कर देगा, और वो जो पार्ट है वो हार्मलेस होते हैं, उन्हीं को उसको घूरा बना देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या बन गया, मैन्योर बन गया है ना। तो वो मैन्योर जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, तो मैन्योर को हम जो है यूज करेंगे, और उस मैन्योर से हम खेत में हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ये जो बैक्टीरिया इसको मेडिसिन में भी हम यूज करते, जो दवाएं बनती है वो हम बैक्टीरिया का यूज करके बहुत सारी जगह बनाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जो बैक्टीरिया है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है थ्रू फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कौन करता है, एक बैक्टीरिया करता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड। तो ब्रेड और कर्ड को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। अब देखो अगर यहाँ ध्यान से देखें, यू हैव लर्नड इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय द बैक्टीरिया। कैसे बनाते हैं आप जो है दूध को गर्म करेंगे हल्का सा, उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। दही का मतलब आप क्या डालना है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है। दूध को गर्म करने के बाद, गर्म का मतलब उसको खौलाना, गर्म करने के बाद उसको ठंडा रहने देना, फिर उसमें दही डालते हैं। उसका सुबह को आप देखेंगे या 1-2 दिन के बाद क्या होगा, वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने छोटा सा दही डाला था थोड़ा सा, उसने क्या करा, पूरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैला दिया, और बहुत सारा वहां पर क्या हो गया, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई, जिससे आपका क्या बन गया, कर्ड बन जाएगा। ठीक है, कह रहे कि आई सॉ दैट माई मदर एडेड लिटिल कर्ड, ठीक है, टू द वार्म मिल्क सेट कर्ड टू सेट कर्ड द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, पूरा जो मान लो आपने किसी कटोरी में या किसी बड़े से प्याले में अगर आपने दही को हल्का सा गुनगुना दूध है उसके अंदर वार्म मिल्क है ना, तो गुनगुना दूध है उसके अंदर कर्ड डालोगे तो क्या हो जाएगा, अगले दिन वो पूरा दूध जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको देख लेते हैं। क्या है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताएंगे जो कर्ड बन रहा है वो क्यों बन रहा है, किस बैक्टीरिया की वजह से बन रहा है। भाई दो कह रहे हैं कि जो कर्ड है कंटेन सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कह रहे ऑफ दीज, उनमें से द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो होता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस ये नाम आएगा है ना। तो लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, ये प्रमोट करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। तो कर्ड को जो बनाने में जो मेन हेल्प करता है वो कौन करता है, बैक्टीरियम
लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाइज करेगा बहुत तेजी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लैक्टोबैसिलस। तो फिर बाद में क्या होगा कि सारा जो दूध है वो किसमें, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज। तो चीज बनाने में भी बैक्टीरिया, अब चीज अगर आप गांव में रहते हैं तो शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन शहरों में चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पिकल्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो अचार वगैरह है ये भी आपका बैक्टीरिया से बनता है। एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा मतलब सूजी, इडलीज एंड ये क्या लिखा, भटूराज इज कर्ड। तो इन सब के अंदर, रवा के अंदर मतलब सूजी के अंदर और इडलीज के अंदर, भटूराज के अंदर हम कर्ड मिलाते हैं, तब जाके ये सब चीजें बनती है। कैन यू गेस वाई, हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी लिखी है, करें कि आपको आधा किलो जो फ्लोर आटा लेना है या फिर मैदा लेना है और उसके अंदर कुछ चीनी मिलाना है और इसको मिक्स करना है विथ वार्म वाटर, और वार्म वाटर के साथ मिक्स करना। वार्म वाटर क्यों, जिससे कि एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी आसान फास्ट हो जाए एक्टिविटी, है ना, इसलिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वार्म वाटर को मिलाना है आपको। आपने क्या ले ली यहाँ पर, मैदा या आटा ले लो आप, ठीक है, फ्लोर या मैदा। उसमें आपको जो है वो थोड़ी सी चीनी मिलाना, चीनी के साथ साथ आपको वाटर में मिक्स करना है। करें ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। तो जो ईस्ट पाउडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, ईस्ट पाउडर मिलाएंगे। एंड नीड का मतलब उसको बहुत गूंदना है। टू मेक अ सॉफ्ट डफ, मतलब उसको क्या बना लेना, आपको डफ बना लेना। डफ का मतलब समझ रहे हैं आप, उस आटा बना लेना, आटा जो गूंदने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद क्या, डिड यू फाइंड एनी डफ राइजिंग। तो जब आप गूंदेंगे तो ईस्ट पाउडर के साथ आपने मिला के ऐसे रख दिया, आप 2 घंटे के बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे फूल जाएगा, जैसे इस तरह से हो जाएगा, है ना, क्या रेज्ड मैदा। तो ये ऐसे रेज्ड हो गया, ठीक है। कुछ देर के लिए आप रख देंगे तब, व्हाट इट। चलिए, तो कह रहे हैं ईस्ट रिप्रोड्यूस, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो ईस्ट मिलाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है यहाँ पर। कह रहे हैं ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, और बहुत तेजी से ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूँ उसको आप लिख लें, आगे बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें, 9th 10th में और 11th 12th में तो काम आएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, कहना बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डफ, तो इसके अंदर बबल्स भर जाएंगे, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये जो है ऊपर को भाग गैस निकलेगी, CO2 गैस। तो CO2 गैस निकलेगी तो इसको ऐसे फुला देगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें कि दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्री है, बेकरी होती है, वहां पर हर जगह आपको ईस्ट यूज करते हैं वो, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। आपने देखा होगा, तो आप कभी ब्रेड्स देखो तो उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, स्पॉन्जेस बोल सकते हो आप, है ना, छेद होते हैं छोटे छोटे। तो उसके अंदर वो छेद इसी वजह से होते हैं, जब CO2 जो गैस है वो ऊपर को निकलती है तो उसके अंदर होल करती हुई बाहर को निकल जाती है, ठीक है। अब करें कि कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, कॉमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस पर्पज के लिए, बड़े लेवल पे अगर आप करें। जैसे मान लो आपने अचार जो है वो बनाया, ठीक है। अब अचार आप बना रहे हो तो मान लो आपने एक बोतल बनाया तो आप घर में यूज कर लोगे। अगर आप उसको बड़े लेवल पर बना रहे हो, मान लो आपने बनाया 50 किलो, 1000 किलो, 1000 किलो, 100 kg, अगर अचार बना के आप उसको सेल कर रहे हो तो ये हो जाएगा कॉमर्शियल में बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। तो बिजनेस पर्पज में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ देखें आप लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन हम करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज होता है ना, तो हर कोई तो घर में नहीं बनाता, तो अल्कोहल जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होगा। तो वहां पर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे, तो अल्कोहल हम बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, एंड एसिडिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एसिडिक एसिड क्या, जिसको हम विनेगर बोल रहे हैं, तो विनेगर के अंदर जो है वो कितने परसेंट एसिडिक एसिड होता है, परसेंटेज बताना है कि हाउ मच परसेंट ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, CH3COH होता है, COOH, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एसिटिक एसिड का, आप लिखते ही रहें, साथ साथ नोट्स बना लें। क्या, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल। सो अब देखो, ईस्ट को हम जो है, अगर हमें एल्कोहल या फिर वाइन बनाना है तो हम ईस्ट को अलग से ग्रो करेंगे, ईस्ट को हम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ईस्ट जो बनता है वो किससे बना, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है उससे हम बनाते हैं, लाइक बार्ले के अंदर, व्हीट के अंदर, एंड राइस के अंदर, एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस। तो बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट के अंदर जो शुगर कंटेन होगी,
जो इसके अंदर शुगर होगी, उस शुगर से हम क्या बनाते हैं, ईस्ट बनाएंगे, और ईस्ट का हम फिर यूज करेंगे एल्कोहल बनाने में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक्टिविटी करते हैं। कह रहे हैं कि 500 ml आपको बीकर लेना है फिल्ड विद 3/4 विद वाटर। 3/4 आपको वाटर से फिल कर लेना है, 500 ml का लेना है। कह रहे हैं डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, इसके अंदर 2 से 3 शुगर जो है 2 से 3 चम्मच आपने क्या डाल दी, शुगर डाल दी, और आपने हाफ स्पून ऑफ कॉमनली नोन, एक मिनट, यहाँ पर हाफ स्पून आपको जो है वो क्या डाल लेना है यहाँ पर, हाँ, ईस्ट पाउडर उसमें आपने ऐड कर दिया। समझ गए आप? आपने क्या लिया, आपने वाटर लिया, इसके अंदर वाटर में आपने शुगर डाल दी, शुगर के बाद आपने ईस्ट पाउडर डाल दिया। कह शुगर सोल्यूशन अगर कीप इट कवर्ड विद इन अ वार्म प्लेस, और इसको वार्म प्लेस में आपको कवर्ड करके रख देना है फॉर 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे रख देना। कह नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट स्मेल, तो इसमें पक्का एक स्मेल आएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपने क्या क्या मिलाया, ध्यान रखना, आपने इसमें वाटर मिलाया, आपने इसमें हल्की सी शुगर डाली 2 से 3 चम्मच, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ईस्ट पाउडर डाल दिया। तो देखो अब ध्यान रखना, जो स्मेल आ रही है वो किसकी आएगी, वो आपकी यहाँ पर एल्कोहल की स्मेल आएगी। क्या हुआ कि शुगर से क्या हो गया, शुगर से कन्वर्जन हो गया, किस में हो गया, एल्कोहल में कन्वर्जन हो गया। यहाँ पर हो रहा नहीं हो रहा है एल्कोहल के अंदर। तो अगर शुगर से एल्कोहल के अंदर कन्वर्जन हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। यही यहाँ लिखा है, कह रहे हैं कि दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड। शुगर जो है वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, किसमें, कि शुगर देखो कन्वर्ट हो रही, शुगर इनटू, ध्यान रखना, शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। इसमें हमने क्या मिलाया था, ईस्ट मिलाया था, तो ईस्ट की हेल्प से शुगर जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखिए एक चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना धोखे से भी। कौन सी गलती, अभी बताते हैं आपको। अगर एल्कोहल से शुगर की बात करें तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन नहीं कहते हैं। कहीं अगर ऐसा लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एल्कोहल टू शुगर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा ये होगा कि शुगर को कन्वर्ट करना है आपको, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, और इस प्रोसेस को, ये वन वे प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। इन साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर, डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन 1857। अब 1857 से रिलेटेड कोई एक इंसिडेंट हिस्ट्री में बताइए जो आपने पढ़ा हो इससे पहले, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो आपका ये हो गया कि 1857 में हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्या हुआ था ऐसा जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मेडिसिन में कैसे यूज करते हैं। देखो ये कॉमर्शियल यूज ये कि हम जो दवाइयों में हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, करें वेन एवर यू फॉल इल, जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कुछ दवा देता है ना, कुछ टैबलेट्स देता है। तो ये जो टैबलेट्स होती है कौन, इनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं कैसे बनती होंगी, है ना, कह रहे हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, और फिर इंजेक्शन, या तो आपको टैबलेट देगा, कैप्सूल देगा, इंजेक्शन लगाएगा। सच एज ऑफ पेनिसिलियम, जैसे नाम क्या है उसका, पेनिसिलियम, ठीक, सॉरी पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो आपकी क्या है, एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो टैबलेट्स बन रही हैं, जो ये मेडिसिन बन रही हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बन रही है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देते हैं, these medicines kill or stop the growth of the disease caused by the microorganisms। तो ये जो एंटीबायोटिक, ये जो आपकी टैबलेट्स है, ये क्या करती हैं, ये किल कर देंगी या फिर स्टॉप कर देंगी। किसको स्टॉप करेंगी, ग्रोथ ऑफ द डिसीज, जो अंदर डिसीज है उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगे ये। अब वो ग्रोथ किससे हो रही है, डिसीज किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे या फिर उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रियल लाइफ के लिए। तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं हम, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग
प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की हेल्प से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। अब आप समझे कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम बैक्टीरिया है, ये हमें जो है वो बीमार भी कर रहा है और इसी की वजह से हम दवाएं भी बना रहे हैं। तो उसकी हेल्प से दवा जो बना रहे हैं उस दवा को खाते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं। एंड फंगी, तो बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। कह दो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यहाँ पर लिखा, ये आपको दोनों नाम दो, एक तो आपका हो गया पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये है टेट्रासाइक्लिन एंड ये एरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपके तीन नेम है, आर द सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो ये आपके एंटीबायोटिक्स है, इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। कोई पूछे आपसे कि एग्जांपल्स बताइए किसके एंटीबायोटिक्स, आप बोलेंगे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और आपका एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की। ठीक है, पेनिसिलिन जिसकी बात करें तो 1929, इससे पहले वाली जो डेट है पाश्चराइजेशन वो 1857 लुईस पाश्चर। तो यहाँ देखें 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of the little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of the mold prevented the growth of the bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो पेनिसिलिन को किसने बनाया था, पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या था, कह रहे हैं कि देखो ये तीन, ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड आपका जो है एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। तो ये हमारी क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं कॉमनली नोन, इनको हम जनरली जानते हैं। ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम फंगी और बैक्टीरिया। तो ये किससे बनी है, फंगी एंड बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिसीज। तो बहुत सारी डिसीज को ये कम मतलब उसकी जो है डिसीज में हेल्प करती है, डिसीज को सही करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को सही करने में ये सारी एंटीबायोटिक का काम होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। तो हम जो है जो लाइव स्टॉक से हमारे बहुत सारे जानवर हैं उनकी जो खाना है उसमें मिला देते हैं जिससे उनको बीमारियां ना हो। एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज। तो बहुत सारी, देखो हमारे लिए तो है एंटीबायोटिक्स, ये जानवरों के लिए भी है, ये पेड़ों के लिए भी है। तो पेड़ों को आप कैसे दोगे, प्लांट के लिए आप जो घोल के उनमें जो है वो उनकी जड़ों में पानी डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, आपने ये सब चीजें देखी होंगी। ठीक है, चलिए, कह रहे इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, क्या ये जो बॉक्स में लिखा है इसको ध्यान दें, करेंगे इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है कल को आपको ये मैंने अभी ये 4 एंटीबायोटिक के नाम बताया, आप डॉक्टर से जाकर मेडिकल से ले आओ और खा लिया, ऐसा आप बिल्कुल मत करना। विदाउट डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल नहीं, कभी भी बीमारी हो तो आप पहले तो कोशिश ये करें कि आप जो हैं वो आपको आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको कोई बीमारी होना, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से अपनी जो है वो हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर बीमारी होगी तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, विदाउट डॉक्टर की हेल्प से आप दवाएं ना लें। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर ने कोर्स बताया कि 10 दिन तक खानी, तो 10 दिन तक खानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 दिन में ठीक हो तो आप नहीं, आप कंप्लीट कोर्स करें, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। कह रहे इफ यू टेक एंटीबायोटिक, इसका एक रीजन होता है क्यों पूरा कोर्स करना चाहिए, उसका भी रीजन होता है। ठीक है, इसलिए इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, कह रहे हैं कि जब आपको जरूरत ना हो तब आप ले रहे हो, या फिर आपको ज्यादा डोजेस ले रहे हो, कम ले रहे हो, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, और आगे चल के वही दवा आपको काम नहीं करेगी। व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर, कह रहे हैं ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर आप अननेसेसरी फालतू में आपको जरा सा हल्का सा दर्द हुआ दवा ले ली, उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और आपकी बॉडी जो हो जाएगी वो लेस एफिशिएंट होगी, उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड। तो एंटीबायोटिक्स कोल्ड या फ्लू के लिए बिल्कुल नहीं, तो वो वायरस में काम नहीं करती एंटीबायोटिक। तो वायरस अगर जुकाम वकाम हो तो आपको कोई भी दवा इस तरह से नहीं खानी चाहिए जो एंटीबायोटिक हो। ठीक है, चलिए वैक्सीन की बात करें कि वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स
गिवन वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन पोलियो वगैरह आपने सुना होगा, पोलियो की दवा खाओ, तो बहुत सारे जो टीके वगैरह नहीं लगते हैं छोटे बच्चों को, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे हैं व्हेन द डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स इन आवर बॉडी, कह रहे हैं कि डिसीज कैरिंग माइक्रोब, जो ऐसा माइक्रो जो डिसीज कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, बीमारी कर सकता है, वो हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा जाएगा। कह रहे हैं कि द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जो डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर गया तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी के अंदर। जब वो प्रोड्यूस होंगी तो उससे फाइट करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगी, इसको हम मार देते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, और बॉडी जो है वो रिमेंबर भी रखती है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, और अगर ये दोबारा आया हमारी बॉडी का तो हम इससे कैसे फाइट करें, कैसे इसको मारें, तो ये भी वो याद रखती है। एक तो उसको मारती है, लड़ती है, हमारी एंटीबॉडीज जो है वो लड़ती हैं। दूसरा क्या है, उसको मार देंगे पहली बार में, फाइट कर देंगे, है ना, एकदम खल्लास। उसके बाद जो है जब वो दोबारा जो एंटर करेगा तो उसको कैसे मारना है वो भी याद रखती है, ठीक है, ध्यान रखना। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस in our healthy body, the body fights and kills them by reproducing suitable antibodies। तो suitable antibody जो होगी उसको रिप्रोड्यूस करके उसको मार देंगे। the antibodies remain the body, and बॉडी को वो याद रखती हैं, and we are protected from the disease causing microbes। तो हम अपनी उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, एंड ये लिखा है आपका हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो ये इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां, इनको हम वैक्सीनेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अगर हम बचपन में अपनी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर दें, वैक्सीन लगा दें, तो आगे चल के इस तरह की बीमारियां, अगर इस तरह के बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बॉडी के अंदर आएंगे तो उनको ये पहले ही खत्म कर देंगे कि नहीं, आपको हमारी बॉडी में कोई स्पेस नहीं है, आप निकलिए या फिर मार खाइए, ठीक है। कह रहे एडवर्ड जेनिफर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1798 में। तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे थे, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस to protect yourself against the several diseases. Can you prepare the list of these diseases? You may take help from your parents, ठीक है। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospital। तो जो necessary vaccines होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल के, हमारे आसपास हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। अब तो ऐसा हो गया कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलाती है, जो घर पे भी आके बहुत सारी नर्स होती है ना, वो आपको जाके इंजेक्शन, टीका वगैरह लगाती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहे यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड न्यूज पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो, है ना, पोलियो रविवार नाम से सुना होगा, अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम मतलब पल्स पोलियो ड्रॉप्स गिवन चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। एक टाइम में अगर आप 90s या उससे पहले की बात करें तो इतना खतरनाक पोलियो था कि आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे जो पोलियो से ग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए, उनको अगर आप देखेंगे तो वो पोलियो के शिकार हैं। और अब ये सिचुएशन है कि हमारे इंडिया में इस समय, एक टाइम में बहुत ज़्यादा पोलियो होता था, आपने देखा होगा रिजर्वेशन भी होता है उनका अलग से बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास पिछले कुछ सालों से एक भी केसेस नहीं आया, हर साल मतलब एक भी केसेस, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें हम बोल सकते हो कि हमने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे काम किए, ठीक है, पोलियो के केस में। और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, देखिए गवर्नमेंट वो कोई भी हो, उसका काम है, कोई गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे काम किए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसको वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी कैंपेन चलाई, इसको खत्म करो इस बीमारी को, है ना। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम बहुत सारी वैक्सीन बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिसीज, तो जिससे कि हमें बहुत सारी डिसीज ना हो, ठीक है। अब करें इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी को कैसे हम इंक्रीज करें, तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर हेल्प करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। करें सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो मिट्टी के अंदर, जो जमीन के अंदर फिक्स करेगा, तो वहां पर जो है नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, यूरिया वगैरह जो आप डालते हो, खाद वगैरह,
तो उसमें नाइट्रोजन रिच होती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन एक्सेस होती है उसके अंदर। एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल, वो ये नेचुरल प्रोसेस है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो ये किसका, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू एल्गिन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। चलो कह रहे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन करते हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कह रहे वुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर, जो स्कूल गार्डनर है मेकिंग मैन्योर, मैन्योर बना रहा है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई था। along with their friends they collected waste of the plants, तो प्लांट्स के वेस्ट को उन्होंने कलेक्ट किया, वेजिटेबल को कलेक्ट किया और फ्रूट्स को कलेक्ट किया फ्रॉम द नियर बाई हाउस, जो फ्रूट्स का जो वेस्ट वगैरह था, ठीक है। अब करें कि गार्डन दे पुट देम इन द पिट मीट, मतलब गड्ढे में डाल दिया, फॉर वेस्ट, जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के मतलब कुछ महीनों के बाद, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। भुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, ये कैसे हुआ, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया, टेम्परेचर वगैरह है ना, जिसको उससे तो नीचे टेम्परेचर गर्म होगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो धीरे धीरे ग्रो करके उसको खा के वो सब उन्होंने क्या कर दिया, जो कन्वर्ट कर दिया। करें टेक 2 pots ऑफ, ये एक्टिविटी दी है, कहें 2 pots लेना है आपको, फिल ईच पॉट हाफ विद द सॉइल, मार्क ए और बी, उसको मार्क कर दिया। पुट प्लांट वेस्ट इन द पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स वगैरह, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, पॉट बी। कह रहे हैं कि पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 वीक के बाद आपको देखना है, मतलब लगभग 1 महीने के बाद, 1 मंथ के बाद आपको चेक करना है। तो 1 मंथ के बाद चेक करेंगे तो ए पॉट में तो पूरा गल गया होगा, है ना, तो वहां पर क्या बन गया होगा, मैन्योर बन गया होगा, वहां पर क्या बन गया होगा, मैन्योर। और सेकंड वाले में कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक वगैरह ये जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर, तो आप जब कभी भी घर में, आप देखो शहरों में तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, लेकिन आप अपने घरों में क्या करें, जो आपका कचरा है ना, जो वेस्ट है, तो उसमें जो गीला, जो डिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल, उसको अलग रखें, पॉलीथीन वगैरह को अलग रखें, उनको मिक्स ना करें। 2 थैली आप, 2 जो है वो आपके घर पे क्या होने चाहिए, बॉक्सेस होने चाहिए। अगर हम अपने अंदर बिहेवियर को चेंज लेके आएंगे तो आगे हमें इन सब चीजों से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत हेल्प होगी। करेक्ट, डू यू फाइंड द एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots? यस, बिल्कुल है, एक तो बिल्कुल नहीं गला, एक गल गया। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, और एक दो मैन्योर बन गया, उसका आप हेल्प कर सकते हैं खेतों में, कह रहे हैं। और आपने गार्डनर में, जो आपका गार्डन है, तो गार्डन के आप जो गार्डन जो है उसमें आप जो अपने पेड़ों को दे सकते हैं, उससे आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है आपके गार्डन की वो भी अच्छी हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट द प्लांट्स वेस्ट इन द पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। हाउ कुड दिस हैपन? दिस प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की हेल्प से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो गया। द न्यूट्रिएंट्स, क्या है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो प्लांट जो है वो प्लांट जो है वो दोबारा इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, जो माइक्रो, जो उसके अंदर है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर है, ठीक है, सॉरी मैन्योर के अंदर है। अब क्या करें, डिड यू नोटिस दैट पॉट बी, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल, ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो सच चेंजेस, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट। जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक्ट नहीं कर पाएंगे उस पर और उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे मैन्योर के अंदर। कह रहे, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर इन द फॉर्म ऑफ डीकेइंग प्लांट्स, समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स। आपने देखा होगा जो जानवर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को, या फिर किसी घर पे किसी की कोई जानवर की डेथ होगी तो वो एक तरफ कोने में ले जाके एकदम बाहर डाल देते हैं। तो आपने देखो कुछ दिनों के बाद वो आपको वहां पर वो जानवर नहीं मिलेगा, उसका जो बोन्स है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर वो मिलेगा। तो बाकी जो उसके अंदर जो बहुत सारे जो मटेरियल था बोन्स के अलावा, वो सबको क्या हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वो उसको क्या करके डाइजेस्ट कर गए और उन्होंने एनवायरनमेंट को क्लीन किया। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decomposes dead organic waste into plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade, क्या करना है, degrade the harmful and smelly substance such as and thereby clean up environment. तो microorganisms का काम क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। देखो मैं इसीलिए डिटेल में लेके चला हूँ जिससे कि आपको एक भी पॉइंट एक भी पॉइंट ऐसा हो जो मिस ना हो, आपको हर चीज़ समझ में आए। एक बार अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे फिर आप जो है वो फास्ट जा सकते हैं। इस वीडियो को आप जो है वो डबल स्पीड से देख सकते हैं, 1.5 गुना स्पीड से देख सकते हैं, वो आप बाद में कर लें, ठीक है। तो शुरू में जो है वो आप अच्छे से पढ़ें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मत, ठीक है, साइनिंग ऑफ।